पॉइंट नंबर 7 लिखे। अब देखिए इसके इमीडिएट पहले क्या था आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर कुछ प्रॉब्लम, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में हमने जाना। अब हो सकता है कि एसएससी बोलेगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम थी है, और इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा कि भैया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो अगर ऐसे कभी कभी सिचुएशन अगर आ जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है, एसएससी जो एसेसिंग ऑफिसर है वो एक वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है उसकी दोबारा से वैल्यू निकलवाने के लिए। तो लिखिए इसमें, इफ द एसएससी डिस्प्यूट्स, इफ द एसएससी disputes the valuation, disputes the valuation made by the valuation made by the stamp duty authority, stamp duty authority, stamp duty authority। तो उस केस में the AO means assessing officer, the assessing officer may refer the assessing officer may refer the valuation to a valuation officer, to a valuation officer, valuation officer। ठीक है, यहां तक सबका हो गया। यस सर। इसके बाद ये तो हमने बात करी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, लेकिन अगर हमने ऊपर का टेबल अगर आपको याद होगा तो हमने क्या देखा था कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अदर देन इमूवेबल ऑल्सो, मतलब ऐसी चीजें जो अदर देन इमूवेबल है, मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम क्या मानेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए, प्रॉपर्टी other than property other than immovable property includes अब देखो ये क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब जो जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे वही सारी यहाँ पर क्या आएंगी आपकी इंक्लूड होंगी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आता है आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इसके अंदर आता है आपका ज्वेलरी एंड बुलियंस, ज्वेलरी एंड बुलियंस। बुलियंस मतलब मैं पहले डिस्कस किया था, याद है आपको क्या था बुलियंस, कोई बताएगा बुलियंस मतलब क्या। सर वो सोने के बिस्किट, गोल्ड का जैसे यस, बिस्किट। ठीक है ना। देन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। देन ड्राइंग्स, देन पेंटिंग्स, देन स्कल्पचर्स, जी में एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। देखिए
मतलब क्या, अगर आपको किसी से गिफ्ट में ये सारी चीजें अगर मिलती हैं तो भैया वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं किसी से भी तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू उसकी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मूवेबल में हमने कैसा दिया है डेफिनेशन, हमने जो डेफिनेशन दिया है वो आपका इंक्लूड्स है, मतलब क्या, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज इंक्लूसिव, व्हाट, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर गिफ्ट तो मिलता है लेकिन वो आपका टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, इसे लिखोगे नॉन टैक्सेबिलिटी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप लोग, केसेस इन विच, केसेस इन विच गिफ्ट ऑफ मनी और ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी खाली बोला है, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे स्पेसिफाइड हो। ठीक है ना, प्रॉपर्टी शैल नॉट बी टैक्सेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको इसी लिस्ट में से कुछ कुछ दे देगा कि फलाने आदमी को ये गिफ्ट मिला, इस आदमी से मिला, तो आप बताओ टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि किस किस से आपका गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, इसमें लिखिए आप लोग, सबसे पहला गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव। अब यहां पर रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिले तो भैया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एंड आपको तो पता है हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में, जहां पर हर आदमी हमारा क्या लगेगा, अंकल, हर आदमी क्या लगेगा, हमारा भाई, हर औरत हमारी बहन, हर आंटी हमारी आंटी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनकम टैक्स वालों का बुद्धू बना सकते हो। आप लोग क्या बोलोगे कि हे इनकम टैक्स वाले, हम तो भैया हिंदू धर्म वाले हैं, हम तो बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक ही परिवार है, हम सब भाई भाई हैं। तो मैंने अगर किसी को गिफ्ट दिया भी तो मैंने एज ए रिलेटिव उसको दिया, वो मेरा रिलेटिव, मैं उसका रिलेटिव, आप भी मेरे रिलेटिव। तो ऐसे आप गेम खेल दोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो इसीलिए इनकम टैक्स वाले ने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया आपकी इमोशंस की मैं कदर करता हूं, लेकिन रिलेटिव को उन्होंने क्या किया, अलग से डिफाइन कर दिया, रिलेटिव को उन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव मतलब कौन, या फिर चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक लिस्ट लिखा देता हूं जहां पर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उसके बाद फिर मैं आपको रिलेटिव का अलग से मीनिंग लिखा देता हूं। दूसरा ऑप्शन, सर हाँ सर आप अगर यहीं पे लिखाओगे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो उसी के साथ रिलेटिव का डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है फिर, तथास्तु आपकी विश स्वीकार कर ली गई है। लिखिए, मैं पहले ना जो टेक्स्ट है ना
मतलब एक्ट का, वो पहले आपको लिखाता हूँ, फिर उसको मैं ड्रॉ करके बना दूंगा एक चार्ट में, तो आप दोनों को पढ़िएगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए, रिलेटिव का मतलब क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कुछ और ही कलर से लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेटिव मीन्स कौन कौन है, फर्स्ट राइट द टेक्स्ट, देन वी विल ड्रॉ द फ्लो चार्ट। किस किस को इनकम टैक्स ने रिलेटिव माना है, मतलब उसके अलावा इनकम टैक्स की नजर में बाकी लोग नॉन रिलेटिव हैं। ठीक है, सबसे पहला स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। अब स्पाउस कवर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल अगर एक पर्सन है, अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ, अगर एक फीमेल है तो उसका हस्बैंड, वो उसका रिलेटिव। क्या लगता है आपको, क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या एक पति के लिए उसकी पत्नी रिलेटिव है उसकी? हेलो, Yes, sir. देन किसी एक का बैकग्राउंड से कुछ कुछ न्यूज हमको सुनने मिल रही है, प्लीज उसको म्यूट कर दें, जो भी है। हाँ, दूसरा कौन है, जो इंडिविजुअल रहेगा ना, उसका भाई या उसकी बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल मतलब अगर मुझे मेरे भाई से या मेरे बहन से अगर मुझे कुछ गिफ्ट मिले, तो मैं क्या बोलूंगा, वो गिफ्ट मुझे मिला है मेरे रिलेटिव से। एंड याद रखना, यहाँ पर जो बोल रहा है ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, इसका मतलब ब्लड रिलेशन, मतलब इनमें से कोई भी आपका पेरेंट से होने चाहिए। मतलब मान लो अगर कोई एक डिवोर्सी वाला केस हो गया एंड नेक्स्ट शादी हो गई, तो जो पहला बच्चा था और जो दूसरा बच्चा होगा अलग पेरेंट से, तो वो दोनों भी भाई माने जाएंगे। मतलब उनके कोई भी एक पेरेंट कॉमन होने चाहिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए इंडिविजुअल का। उसके बाद तीसरा, जब हमने भाई बहन को ले लिया, तो हमारे सिर्फ भाई बहन को अगर हम लेंगे, तो जो हमारा स्पाउस रहेगा या रहेगी उसको गुस्सा आ जाएगा। तो बीवी के भाई बहन को अपना रिश्तेदार मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे, मानना पड़ेगा। लिखो, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल मतलब ये इसके हिसाब से मेरी बीवी का भाई भी मेरा रिलेटिव है, मेरी बीवी की सिस्टर भी मेरी रिलेटिव है। सिमिलरली मेरी बीवी के लिए मेरा भाई और मेरी बहन वो दोनों रिलेटिव हैं। मतलब ये एक भाभी के लिए उसका देवर भी उसका रिलेटिव है और उसकी ननद भी उसकी रिलेटिव है, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है इसीलिए। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ में क्या, अब भैया हमारे जो पेरेंट है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे पापा के भाई या मेरे पापा की बहन, मतलब मेरे चाचा और मेरी बुआ, ये मेरे लिए रिलेटिव हैं। लिखिए यहां पर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल, ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब क्या, मेरे पापा के भाई बहन या मेरी बीवी के पापा के भाई बहन, वो लोग भी हमारे रिलेटिव हैं।
देन नेक्स्ट, ये कितना था, कितना नंबर पॉइंट था ये वाला? 4 ना, 5 नंबर लिखिए। Any linear ascendant or descendant of the individual, any linear ascendant or descendant of the individual लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट मतलब क्या? मेरे से जस्ट, लेट्स सपोज अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मेरे से जस्ट ऊपर वाला या मेरे से जस्ट नीचे वाला, मतलब मेरे से जो ऊपर है मेरे माँ बाप, या मेरे से जो नीचे है मेरे बेटा मेरा बेटी, वो भी मेरे लिए रिलेटिव हैं। सेम चीज भैया, अगर आप आपके माँ बाप या आपके बेटा बेटी को अपना रिलेटिव मानते हो, तो आपको आपके स्पाउस के माँ बाप और आपके स्पाउस के बेटा बेटी को भी अपना रिलेटिव मानना पड़ेगा। एनी लीनियल ascendant or descendant of the spouse of the individual, and the last one is spouse of the person referred to clause 2 to 6। मतलब ऊपर जो हमने दिया है ना, पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक, उनका स्पाउस भी हमारा रिलेटिव, क्या आपने ये पॉइंट लिख लिया? क्या आपने पॉइंट लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार हर एक लाइन को पढ़िए, आपको कुछ डाउट है तो मेरे को पूछिए। कि आप इन रिश्तेदारों को पहचान पा रहे हैं क्या? कौन कौन ये आपके रिश्तेदार हैं? यहाँ पर आप अपने आप को एज ए इंडिविजुअल मानना, ठीक है? आप इंडिविजुअल हो, अपने आप को उस ब्लॉक में फिट कर देना। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को आपको इमेजिन करना है, तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला कौन है? आपका प्यार, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी जो स्त्री हैं, आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी, आपकी अर्धांगिनी, वो आपके लिए आपके रिलेटिव है। एंड अगर आप एक स्त्री हैं तो आपका पति परमेश्वर, प्राण परमेश्वर, जो भी है XYZ, वो आपका रिलेटिव है। आई डोंट थिंक कि पॉइंट नंबर 1 में किसी को डाउट होगा। पॉइंट नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या इस वाले में? आई डोंट थिंक कि किसी को होना चाहिए। अपने प्यार को तो आप लोग अच्छे से जानते हो, देख लो, जो जो आपका सेटिंग है उसको याद कर लो, आपकी सेटिंग ही आपका रिलेटिव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपका जो भाई है या आपकी जो बहन है वो आपके रिलेटिव हैं, पॉइंट खत्म। दूसरा, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब आपका जो स्पाउस है उसके जो भाई बहन है वो भी आपके रिलेटिव हैं। सोच कर देखिए, तो अगर आप अपनी बीवी को बोलोगे कि भाई मेरा साला मेरा रिलेटिव नहीं, तेरा भाई मेरा रिलेटिव नहीं, उसके बाद कितनी सूजन पड़ेंगी आपके बॉडी में जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब क्या? ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट, मतलब मेरे जो पेरेंट है, मेरे पेरेंट के जो भाई बहन है, मतलब जो मेरी बुआ है या जो मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा और मेरी बुआ, ये दोनों मेरे लिए कौन है? मेरे रिलेटिव हैं।
और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड अबव, मतलब क्या, मेरी बुआ के स्पाउस मतलब मेरे फूफा जी वो भी मेरे रिलेटिव हैं, और मेरे चाचा की वाइफ मतलब मेरी चाची वो भी मेरी रिलेटिव हैं। एंड देन एनी लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपसे ऊपर जो आपके माँ बाप हैं और आपसे जस्ट नीचे आपके बेटा बेटी, तो आपके माँ बाप आपके रिलेटिव हैं, आपके बेटा बेटी भी आपके रिलेटिव हैं। एंड लास्ट वन इज स्पाउस, मतलब अगर आपके बेटा बेटी अगर आपके रिलेटिव हैं तो आपके बेटी की वाइफ वो भी आपकी रिलेटिव होगी, आपकी बेटी का हस्बैंड आपका दामाद वो भी आपका रिलेटिव होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ है ना? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. लोग चार्ट बना के इसको समझने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है ना? एक चार्ट बना लेते हैं और देखते हैं फिर। ये लेट सपोज ये कौन है, ये एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में आप लोग अपने आप को फिट कर लेना, मतलब कि कौन, मैं, ठीक है। इस इंडिविजुअल का पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखे हो, पढ़ो। पहला पॉइंट लिखो, क्या पढ़े हो, पढ़ो क्या लिखे हो फटाफट। अरे जागो, चैन से जागो, नींद से जागो, बताओ पहला पॉइंट क्या है, स्पाउस ऑफ द Spouse. इंडिविजुअल, मतलब इस इंडिविजुअल का जो स्पाउस है, ठीक है। तो मतलब ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये आपके रिलेटिव हैं। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये इंडिविजुअल जो है, मतलब आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, ये आपके कौन हो गए, रिलेटिव। थर्ड पॉइंट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो स्पाउस के ब्रदर, स्पाउस की सिस्टर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या बोल रहे हैं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब लेट सपोज ये मेरे, मैं इसको ऐसे करूं, फादर, मदर, सन, डॉटर। सेम चीज स्पाउस के भी, फादर, मदर। अब ये मत बोलना कि सर ये इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के सन और डॉटर अलग अलग कैसे हो गए, एक्ट में लिखा है, मैंने लिखा। इट मे पॉसिबल कि अगर डिवोर्सी कोई हो और जिसकी दूसरी शादी हो, तो भैया आप जिस बीवी को अपना रहे हो उसके बच्चों को भी आपको अपनाना पड़ेगा, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्या कह रहा है ये कह रहा है, अच्छा जो आपके पेरेंट हैं, पेरेंट के भाई बहन वो भी आपके रिलेटिव, मतलब ये इंडिविजुअल के जो पापा हैं, पापा के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर, मतलब आपके चाचा, आपकी बुआ, आपके मामा, आपकी मौसी, वो लोग। सेम चीज यहाँ पर भी, फादर के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर स्पाउस के। एंड लास्ट में क्या बोला है, ये जितने भी लोग हैं इनकी इनकी स्पाउस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूं, ये ब्रदर प्लस इसका स्पाउस, ये सिस्टर प्लस इसकी स्पाउस, जहां जहां मैं रेड में एस लिख रहा हूं ना, वहां पर उसके पति भी या उसकी पत्नी भी कवर हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यही आपका परिवार है, यही लोग आपके रिलेटिव हैं। इसके अलावा कोई और रिश्ता अगर आता है
वो मेरे चाचा की, बेटे की, मामा की, मौसी की, फूफा की, XYZ है, तो भैया तुम उस रिश्ते को अपने तक सीमित रखो, इनकम टैक्स में मत घुसाओ उसको। देखिए दिस इज द रिलेटिव का चार्ट। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये लो, समझ रहे हैं आप? ये आपका फैमिली ट्री एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर, फैमिली ट्री रिलेटिव लिख देता हूँ। चलो पेन सेटिंग, दोबारा से मैं अपने वापिस मेन कलर में जाता हूँ और लिखता हूँ रिलेटिव ट्री। ट्री को भी नॉर्मल लिखता हूँ, रिलेटिव ट्री। इनकम टैक्स के हिसाब से यही लोग रिलेटिव हैं, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ पर रखो, कहाँ पर? अपने आप को आप यहाँ पर रखो, मी। अब आपको कितने जगह से देखो पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपका गिफ्ट कहलाएगा रिलेटिव से, और उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसा इसलिए लाया गया क्योंकि हम इंडिया में ना, ये बहुत मतलब काफी समय से ये कस्टम चलते आ रहा है कि किसी का कुछ भी फंक्शन होता है ना घर में, तो उसके मतलब मामा मामी, उसके चाचा चाची, ये लोग क्या उसको गिफ्ट में रुपए देते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना। घर में कुछ बच्चे का बर्थडे हुआ तो हम उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। एक कस्टम चले आ रहा है। तो इनकम टैक्स ने इस कस्टम की इज्जत रखी और कहा कि भैया सिर्फ इतने लोग से अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा किसी और से पैसा या गिफ्ट आपको कुछ मिलता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बताइए मुझे, क्या आपको ये समझ में आया? फटाफट बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? सर अमाउंट बहुत ज्यादा भी हो तो भी? हाँ, अब खुद सोचो ना, तुम्हारे पापा तुमको 1 लाख रुपए दे सकते हैं? तुम्हारे पापा तुमको 1 करोड़ दे जी सकते हैं? तुम्हारे पापा तुमको 1 रुपया दे सकते हैं? तो भैया ये जो रिलेटिव है ना, अगर आप गौर से देखोगे, ये बहुत क्लोज रिलेटिव है। मतलब एक दादा खुशी से अपने पोते को घर भी दे सकता है, एक मौसी अपनी बहन के बेटे को, मतलब भांजे को, प्यार से उसको कई पैसे दे सकती है। तो ये सब क्या क्लोज रिलेटिव है ना, तो इनमें लिमिट नहीं रखा गया। अब इनसे आपको जितना लूटना है लूटो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना? तो इसलिए कभी भी अगर मौका मिले तो इन रिलेटिव को अच्छे से प्यार से फुसलाना और अच्छे से पैसे ले लेना, क्योंकि इनकम टैक्स भी उसके ऊपर आंख बंद कर लेता है। समझ में आ गया आपको? जी सर। यस सर। हाँ, अब फटाफट एक छोटा सा टॉपिक जो ऊपर हम लिखे थे उसको डिस्कस करता हूं मैं, और आज का क्लास वाइंड अप करेंगे। हमने लिखा था प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पर हमने कुछ कुछ लिखा था कि किस किस को हम प्रॉपर्टी समझते हैं। कौन सा था? ये कुछ था ना, ज्वेलरी उलरी, हाँ ये ला, ये देखिए, ये जो पार्ट है, फटाफट मुझे बताइए, क्या आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटी के बारे में पता है? जी हाँ, आप जानते हो यस इसके सर। बारे में। ज्वेलरी एंड बुलियंस आपको पता है? गहने, गुठी, जवाहरात, हीरे, मोती, माणिक, जो भी आप पहनते हो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ज्वेलरी मतलब ना सिर्फ सोने चांदी के जेवर नहीं, ज्वेलरी इंक्लूड्स डायमंड ऑल्सो, मतलब जो प्रेशियस स्टोन है। ये तो लिख लो, ये एक अच्छा पॉइंट है, लिख लो यहाँ पर। इंक्लूड्स प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, जेम्स स्टोन्स। देखो ये GEMS, जेमस्टोन। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, फॉर एग्जाम्पल एमरल्ड, फॉर एग्जाम्पल रूबी, एटसेट्रा। समझ में आ गया आपको? तो ज्वेलरी मतलब सिर्फ सोने चांदी के जो जवाहरात होते हैं वो नहीं, हर वो चीज जो अगर मान लो महंगी, जैसा मान लो सेमी प्रेशियस स्टोन, मूंगा माणिक, हीरा, पन्ना, ये सब, ये जो है प्रेशियस स्टोन्स, ये भी अगर है तो ये ज्वेलरी में काउंट होंगे। ये इसके बारे में ना हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर देखेंगे हम कि अगर सोने के अगर बर्तन भी हैं, सोने की थाली, सोने का गिना, तो उसको भी हम ज्वेलरी में कवर कर लेंगे।
कोई एक फर्नीचर है जिस फर्नीचर में आपने क्या किया, सोने का फर्नीचर बनाया, गोल्ड यूज किया है पूरे फर्नीचर में, है बैठने का फर्नीचर, लेकिन उसको हम ज्वेलरी वाले केस में कवर कर लेंगे। तो ये सब चीज कैपिटल गेन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन बात आती है आपकी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बहुत ही पुराने कुछ एंटिक पीसेस वगैरह, मान लो अगर आपके घर में वो टीवी है, शटर वाला टीवी आता था, याद है आपको, 2 विंडो खुलता था उसमें और फिर टीवी देखते थे। कितनों ने देखी वो टीवी? या यस टीवी सर, है सर। Yes, sir. है किसी के पास? यस सर। Yes, sir. आज भी वर्किंग कंडीशन में कि बस डब्बा जैसा पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है. ओके फाइन। अच्छा दिखता है लेकिन सर। सही है। तो अगर आपके पास है तो आज उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब यूनिक हो गया ना। तो कोई मान लो आपको बोलेगा कि चलो मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, आप मेरे को टीवी दे दो, आपके लिए वो कबाड़ है। बट लेकिन जो शौकीन आदमी है, मान लो कोई अगर कोई म्यूजियम वाला उसमें रखना चाहेगा कि ये ऐसी कोई टीवी आती थी काइंड ऑफ, ठीक है ना, तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन उसको बोलते हैं, एंटिक पीसेस, पुरानी चीजें। देन ड्राइंग्स वगैरह, बहुत बार ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स ये क्या होती है, ये बहुत महंगे दाम में बिकती है। तो गवर्नमेंट को पता है कि भैया ये चीज में अगर महंगे महंगे दाम में बिकेगी तो लोग महंगा महंगा पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे मेरे को टैक्स नहीं देंगे, मेरे को मंजूर नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट कहती है कि भैया ड्राइंग एंड पेंटिंग भी अगर है तो वो आपका इसमें हम कवर कर लेंगे, उसको प्रॉपर्टी मान लेंगे। समझ में आ गया? देन स्कल्पचर्स, ये क्या होता है, पत्थर को तराश कर कुछ मूर्तियां बनाना, ठीक है। अगर ऐसी कुछ मूर्तियां हैं तो वो अभी इसमें प्रॉपर्टी में कवर हो जाएंगी। एंड इसके अलावा मोस्ट इंटेलिजेंट वर्क बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, खत्म बात। कोई भी ऐसी कला जिसका पैसा हो, मतलब कोई भी कला, उसको हम कवर कर लेंगे। समझ में आ गया? समझ में आपको यहां तक? जी समझ? सर। ओके, तो अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आज से क्लास यहाँ वाइंड अप करेंगे। सर सेकंड पॉइंट और एक बार दिखाई तो सर, कौन सा लास्ट थोड़ा लिख नहीं पाए। कौन सा? मैं आपको ये वाला स्टार्टिंग आज का जो नोट्स है ना, ये नोट्स को पूरा आपको पीडीएफ में अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जिसका जो छूट गया होगा एसएससी का प्लीज अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके चलिए फिर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।